तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का क्या मतलब है बेटा? फ्लक्स का जो मतलब है, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को छोड़ सिर्फ फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स क्या है? अगर आप इसका मीनिंग देखें तो फ्लक्स जो है वो होगा मेरे पास एक कंटिन्यूस मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट, ठीक है, थ्रू ए कंटिन्यूस मूवमेंट थ्रू अ गिवन एरिया, थ्रू अ गिवन और डिफाइंड एरिया। ठीक है, एक कंटिन्यूस मूवमेंट थ्रू अ गिवन और डिफाइंड एरिया, किसी डिफाइंड एरिया से किसी भी चीज़ का कंटिन्यूस मूवमेंट क्या बोल देंगे हम उसको? फ्लक्स। उस मूवमेंट को क्या बोल देंगे? फ्लक्स बोल देंगे। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल से बताओ, मेरे को समझ नहीं आया। एग्जांपल देखो बेटा, इसका एग्जांपल क्या होगा? वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, किसी ट्यूब से पानी बह रहा है, तो कंटिन्यूस मूवमेंट हो गया पानी का। ठीक है, पानी का कंटिन्यूस मूवमेंट, तो ये क्या कहलाएगा? वाटर फ्लक्स। इसको क्या बोल देंगे? सिंपल वाटर फ्लक्स। ठीक है, या फिर और एग्जांपल देखें इसका, और क्या एग्जांपल हो सकता है? ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू वेन्स। ठीक है, ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है हमारी वेन्स से, नसों से। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ब्लड फ्लक्स। इसको क्या बोल देंगे? ब्लड फ्लक्स। ठीक है, जो भी चीज़ फ्लो हो रही है उसको फ्लक्स बोल देंगे। या फिर और एग्जांपल देखें इसका, और क्या एग्जांपल हो सकता है? एक एग्जांपल, रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है, कंटिन्यूस मूवमेंट है। हर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पानी का, ब्लड का, रिवर का, तो एक कंटिन्यूस मूवमेंट है। इस कंटिन्यूस मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। तो ये मेरे पास फ्लक्स का मीनिंग है। अब यहाँ पे इसके साथ जो वर्ड जुड़ा है दैट इज इलेक्ट्रिक। तो इस इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है? ठीक है, तो फ्लक्स का मीनिंग ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये फिजिक्स के अंदर हम यूज करेंगे इसको, और इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी और ये रिप्रेजेंट की जाती है फाई से, और ई जो है वो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई रिप्रेजेंट फ्लक्स, ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? तो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो देखिए कुछ ऐसे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया is defined as इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज, किसी भी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज परपेंडिकुलरली, पासिंग परपेंडिकुलरली, ये ध्यान रखना है, पासिंग परपेंडिकुलरली। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द गिवन एरिया, ये देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी गिवन एरिया से क्या होगा, उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ, सारी की सारी नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्या करेंगे? क्या काउंट कर लेंगे। कौन सी काउंट करेंगे? जो परपेंडिकुलरली पास हो रही हो। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगी, अगर मैं उनको काउंट कर लूँ तो वो मेरे को क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया।
तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। सर यहाँ से कुछ कुछ समझ आया, लेकिन और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? ठीक है, ये समझ आएगा कि एक एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो वो मेरे को फ्लक्स दे देगा। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप काउंट, अगर मान लीजिए 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 1, ठीक है, वहाँ तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो ये काउंट नहीं की जाएंगी। ठीक है, वो एक जस्ट इमेजिनेशन हम की ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को बताती हैं। लेकिन जब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वहाँ हम लाइन कैलकुलेट नहीं कर सकते, लाइन काउंट नहीं कर सकते। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। कैसे? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू कितना होगा जी? ई इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आप अप्लाई करेंगे, ए एरिया ऑफ, जो भी जिस एरिया से आप देख रहे हैं उसका एरिया ए, एंड कोस ऑफ थीटा, ई ए कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो ये है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज एरिया कोस ऑफ थीटा। या एक और फॉर्मूला होता है जो हम यूज करेंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये क्या है जी? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ई ए कोस ऑफ थीटा, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है, ए इज एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे हम एरिया को क्या ले रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी। सो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और कोस ऑफ थीटा, तो ई ए कोस ऑफ थीटा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप लेके देखिए, ए बी, दो वेक्टर्स आपके पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से आपके पास क्या है? ई ए कोस थीटा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ई ए कोस ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है सर यहाँ पे? थीटा बेटा, थीटा जो है इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो क्या होगा? थीटा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से? ठीक है, यही हमें अप्लाई करना है हर जगह। आता कहाँ से है समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस फॉर्मूले को कि ये कैसे आया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ई ए कोस ऑफ थीटा। तो कैसे आया देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू गिवन एरिया। देखिए मैं 3 केसेस लेता हूँ, तीनों केसेस से समझेंगे। फर्स्ट केस नंबर 1, इसके अंदर मेरे पास मान लीजिए कि एरिया दिया हुआ है, ये मेरे पास एक गिवन एरिया है और एरिया जो है वो ऐसे रखा है, ठीक है, ये एक गिवन एरिया, स्क्वायर मान लें इसको, ठीक है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको और इसका एरिया मैंने बोल दिया ए। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, ठीक है, तो आउटवर्ड जा रहे हैं, दिस इज द एरिया वेक्टर। अब ये मैंने एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है वो मैं यहाँ शो करके दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये मेरे पास आ गया बेटा एरिया वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मैंने, मान लीजिए ई, और आप देख रहे हैं ये इसके थ्रू कैसे पास करते हुए जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस एरिया को क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं। तो इस एरिया को जब पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम अगर देखें तो ये सारी क्या जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है। इस एरिया की कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। देखिए ये मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, ये ऐसे रखा है इस तरीके से, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं और इसमें से बिल्कुल क्रॉस करते हुए जा रही हैं। और कैसे क्रॉस कर रही हैं? ये देखिए ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। कैसे क्रॉस कर रही हैं जी? परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। तो जब परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी तो मेरे को वही लाइन कैलकुलेट करनी है, वही लाइंस अगर मैं काउंट कर लूँ तो वो इसके थ्रू फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए इसके थ्रू देखेंगे इसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस हो रही है, 1 2 3 4 5,
5 लाइन्स इसको क्रॉस कर रही हैं, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू से 5। कितना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 5। क्यों 5 है, क्योंकि इसके थ्रू 5 लाइन्स क्रॉस कर रही हैं और वो भी परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर मैं एक काम करूं, इस बार ये जो एरिया लिया है मैंने, ठीक है, इस एरिया को तो मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है, एरिया को मैंने रखा सेम, इसी केस में एरिया को क्या रखा मैंने, सेम रखा। एरिया मेरा पास ए ही है, ठीक है, यानी कि इसको मैंने चेंज नहीं किया, पर चेंज क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले मान ली ई लगाई थी, अब मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर दूंगा मैं, इंक्रीज कर दूंगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होगी तो हम कैसे शो करेंगे उसको, ये जो फील्ड लाइन्स है वो क्या आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। ठीक है, तो कैसे दिखेंगी, ये देखिए इसका एरिया वेक्टर ये इधर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब मैं इंक्रीज करूंगा, तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो पास पास आ जाती हैं। कैसे दिखेंगी, मान लीजिए ऐसे दिख रही है, अब ऐसे दिखेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होगी, नज़दीक आ गई। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नज़दीक नज़दीक आ गई हैं सारी। तो अब आप देखें कि कितनी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है। मान लीजिए चेंज हो गई, जब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो ई डैश बन गई। तो अब आप देखें इससे कितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं, काउंट करें। देखिए पहली लाइन अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल उसको टच करते हुए ऊपर से निकल रही, तो ये इसको क्रॉस तो नहीं कर रही। अगर ये क्रॉस नहीं कर रही तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्रॉस करेंगी और परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी, सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। ठीक है जी, परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं, और जो क्रॉस कर रही हैं उनको काउंट करेंगे। कौन कौन सी है, देखो ये तो है ही नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये बाहर से जा रही है, ये इसको क्रॉस नहीं कर रही, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे मैंने इसको काउंट नहीं किया था और इसको भी काउंट नहीं किया था, क्योंकि ये दोनों कहाँ से जा रही थी, एरिया को क्रॉस ही नहीं कर रही थी। और मैंने डेफिनेशन में बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करे उनको काउंट करें। यहाँ पे क्रॉस कितनी कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बार क्या होगी, 9 हो गई। तो जितनी इसको क्रॉस करेंगे और परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगी वही क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 आ गई। अब डिफरेंस देखिए, फर्स्ट केस में डिफरेंस देखिए, स्टार्टिंग मैंने एरिया ए लिया था, बाद में एरिया मैंने ए ही रखा। चेंज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही चेंज की तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा क्रॉस करेंगी, क्योंकि वो पास पास आ गई। तो ये ज़्यादा क्रॉस करने का मतलब इसका फ्लक्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले फ्लक्स 5 था, अब फ्लक्स कितना है, 9। क्यों हो गया 9, क्योंकि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता हूँ तो फ्लक्स भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट ये लिख सकते हैं दैट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, फ्लक्स इंक्रीज होगी। यहाँ से दिख भी रहा है। ठीक है जी, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब सेकंड केस क्या लेते हैं हम, सेकंड केस क्या लेते हैं, देखो सेकंड केस के अंदर डायग्राम में फर्स्ट वाला तो यही रखता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 है। इस बार पहले केस में ये किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया था मैंने। ठीक है, इस बार एरिया को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखते हैं। इस बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखेंगे और एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो एरिया जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया, ये एरिया मैंने यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर दिया। देखो इस बार एरिया ये बना दिया तो इस बार एरिया चेंज करके मैंने ए डैश कर दिया। आपको दिख भी रहा है, पहले एरिया इतना था, अब एरिया इंक्रीज हो गया और इसका एरिया वेक्टर वही है सेम इस साइड में। ठीक है, अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सेम रखूंगा तो ये वाली लाइन अगर मैं ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन इसको आगे लेके जाऊँ क्योंकि ये सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, इनको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं और भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे जा रही है जो, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये सारी इसको क्या कर गई, क्रॉस कर गई। एरिया जैसे ही इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई ही लगा रखा है, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन थी जो इसमें से पहले क्रॉस नहीं कर रही थी, वो अगर मैं एरिया इंक्रीज कर देता हूँ तो एरिया इंक्रीज करने से इसी में से क्रॉस हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस ज़्यादा करेंगी अगर मैं एरिया को ज़्यादा इंक्रीज कर दूँगा। गॉट माई पॉइंट। तो कितनी है ये अब काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितनी लाइन क्रॉस कर रही है इसको, 7। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया जी, 7 आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया बेटे, 7 आ गया यहाँ पे। कैसे, देखो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 था, अब 7 है। क्यों 7 हो गया, इंक्रीज हो गया ना जी। इंक्रीज क्यों हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने सेम रखी, बट पहले जो एरिया ए था वो इंक्रीज करके मैंने ए डैश कर दिया, इंक्रीज कर दिया मैंने एरिया, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी इसको, और ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स ज़्यादा आ रहा है मेरे पास। यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आया, वो कंक्लूजन क्या आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कि जैसे ही आप एरिया को बढ़ाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर तो ये मेरे पास केस सेकंड था, 2 केस हो गए, थर्ड केस अभी देखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके देखूँ तो क्या बनता है, मेन बात पे आए, मेन मुद्दे पे आए, तो ये बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है। देखो phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये मेरे पास कंक्लूजन था। अगर इन दोनों को कंबाइंड लिख दूं मैं तो कंबाइंड क्या बनेगा, ये फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ऐसे लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लिया मैंने 1। तो यहाँ से मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, ई ए, ठीक है। लेकिन जो मेरा फाइनल फॉर्मूला मैंने लिखा था वो क्या था, ई ए कोस ऑफ थीटा। फॉर्मूला क्या था, ई ए कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ ई ए आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है उस पर भी आपका क्या डिपेंड करेगा, फ्लक्स। तो आपका ये फॉर्मूला इतना नहीं होगा, जितना है उतना सही है, बट सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये एक चीज़ और पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्या मेरे पास, थीटा। और ये थीटा क्या था, ई एंड ए, 2 वेक्टर हैं, उनके बीच में कितना एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसको और समझते कि ये कैसे इस पर डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ से ये चीज़ समझते हैं केस थर्ड में कि कोस थीटा या कहते हैं थीटा की डिपेंडेंस कैसे आ रही है, तो वो मेरे पास हो जाएगा केस नंबर 3। केस 3 के अंदर देखिए क्या करते हैं हम, एरिया वेक्टर में यही लेता हूँ ए, जो एरिया है मेरे पास वो ए ही है, एरिया वेक्टर इज ए कैप। अब आप यहाँ से देखें, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से ले रहा था पहले, अब मैं ऐसे ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसे जा रही है, ऐसे इसको क्रॉस कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको क्रॉस करते हुए निकल रही है, ई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरिया वेक्टर है मेरे पास ए कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है थीटा। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, या इस चीज़ को ऐसे समझे कि मैं एरिया वेक्टर को थोड़ा टिल्ट कर दूँ। इस केस में क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को टिल्ट किया हुआ है विद एन एंगल थीटा। अगर मैं इस एरिया वेक्टर को ही टिल्ट कर दूँ, यानी एरिया को थोड़ा सा इस तरीके से ले लें, एरिया तो ए ही है मेरे पास, एरिया को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। आई जस्ट चेंज
द ओरिएंटेशन ऑफ द ए वेक्टर। तो ये मेरे पास एरिया वही है ए, बट मैं यहाँ पे अब परपेंडिकुलर ये ऐसे बन जाएगा। देखो इस चीज़ को समझते हैं। ये मेरे पास स्टार्टिंग में ऐसे रखा है, तो इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये इस डायरेक्शन में, ये है एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर है इसके। अभी मैंने क्या किया, इसको झुका दिया ऐसे। देखो पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, अब एरिया वेक्टर को मैंने टिल्ट कर दिया इस केस में ऐसे। तो आपका एरिया वेक्टर ऐसे थोड़ी रहेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो जब आप यहाँ पे हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर, तो जब आप एरिया को टिल्ट करोगे तो आपके साथ एरिया वेक्टर भी तो टिल्ट होगा। तो एरिया वेक्टर इस बार ये है, और इस केस में ऐसे जा रहा है सीधा, और इस केस में ऐसे। तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर थोड़ा सा नीचे की साइड झुक जाएगा, तो वही है मेरे पास, एरिया वेक्टर थोड़ा नीचे झुक गया। अब इस केस में ये मैंने एरिया वेक्टर को टिल्ट किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट ले लेता हूँ बिल्कुल ऐसे, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है सेम, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, या तो आप एरिया वेक्टर को बिल्कुल सीधा रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड टिल्ट होकर मिल सकती है, या फिर एरिया वेक्टर टिल्ट होकर रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट हो सकता है। तो समझते हैं दोनों केसेस में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। कितना है जी, थीटा एंगल है, ठीक है। इस केस में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली जितनी लाइंस क्रॉस करेंगी वो ही जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर काउंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलरली नहीं क्रॉस कर रही इसको, ये ऐसे आ रही है, जबकि आपका परपेंडिकुलर तो ये है, इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो परपेंडिकुलर तो क्रॉस नहीं कर रही। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रही। या इसको ऐसे समझे, यहाँ पे मेरे पास ये एरिया रखा है, एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस हो रही हैं, समझ रहे हो। अगर परपेंडिकुलर जाती तो जो फर्स्ट केस क्या था वो ऐसे यूँ जानी थी, लेकिन ये इस तरीके से जा रही है। और इस केस में एरिया वेक्टर ऐसे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, जबकि एरिया वेक्टर नीचे है मेरा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड है, ठीक है। तो ये केस के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो कैसे लिखेंगे? हमें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो परपेंडिकुलरली क्रॉस करे। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो एंगल थीटा पे है, किससे? एरिया वेक्टर के साथ, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस के साथ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन सरफेस की ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं हम, ठीक है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कीजिए। एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चल जाएगा ये ई कोस थीटा, थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कोस वाला, ई कोस थीटा। और एक जो है पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। एक ई कोस थीटा कंपोनेंट और एक ई साइन थीटा कंपोनेंट है। अगर आप ई कोस थीटा को देखें तो ये परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है ये वाला कंपोनेंट, और ये जो साइन थीटा कंपोनेंट है ये सरफेस के क्या है? पैरेलल है। देखिए ऐसे है, यूँ रखा है, तो ये देखो आप परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है इसको, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये कैसे जा रहा है? पैरेलल जा रहा है। यानी कि जब पैरेलल जाएगा तो ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये इसको टच करते हुए यहाँ से नीचे निकल जाएगा, ठीक है। ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल इसके साथ पैरेलल टच होके जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करे सरफेस को, ठीक है। ये तो इसके पैरेलल जा रही है, तो इसका तो कोई कंपोनेंट, इसके थ्रू तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। इसके थ्रू तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा, तो ई साइन थीटा को हम नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे हम? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई कॉस थीटा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा जी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई कॉस ऑफ थीटा, और एरिया कितना मेरे पास? ए। तो इन दोनों को अगर मैं लिखूँ तो ई ए कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, या फिर आप लिख सकते हैं ई डॉट ए, ई डॉट ए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस केस में क्या होगा? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया के दो कंपोनेंट कर लीजिए। एक कंपोनेंट इधर चल जाएगा आपका ए कॉस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा। तो अगर आप देखें तो ए कॉस थीटा के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे को क्या दे देगा? फ्लक्स, जो परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रहा है इससे। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका फ्लक्स? फाई इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा अगेन,
और वही ई डॉट ए। तो यहाँ से आपका कॉस कंपोनेंट या थीटा कंपोनेंट जो है वो आता है, यानी थीटा यानी ओरिएंटेशन। थीटा मीन्स ओरिएंटेशन, कि ए आपका जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस ओरिएंटेशन में रखा है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा आपकी फ्लक्स की वैल्यू। अगर आप एरिया वेक्टर की ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे तो आपका फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है मेनली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो क्या है जी? तो ये 3 केस से मेरे को समझ आ गया कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, मेन यही है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है कि कितनी उससे क्रॉस हो रही हैं। फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी देखा हमने, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, किस पे डिपेंड करता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, सेकंड एरिया पे, ठीक है, एंड थर्ड इज ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया की क्या ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करता है। ये 3 चीज़ों पे आपका एरिया वेक्टर जो है वो डिपेंड करता है, इसलिए फॉर्मूला बनता है ई ए कोस ऑफ थीटा। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के साथ भी, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस फॉर्मूला बेस पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था मेरे पास ई ए कोस ऑफ थीटा। कैसे आता है ये भी हमने समझ लिया। अब एक और फॉर्मूला लिखवाया था मैंने इंटीग्रेशन वाला, एक और फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी। वो कैसे आया सर? एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो ये कब यूज़ करना है सर? देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 ही चीज़ों का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। डी ए का मतलब ये है स्मॉल एरिया। डी ए का क्या मतलब है? स्मॉल एरिया। किसी स्मॉल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो डी ए रिप्रेजेंट करता है उस स्मॉल एरिया को। ठीक है, तो ये यूज़ क्यों कर रहे हैं सर? जब हमने एरिया ए यूज़ कर लिया, बेटा एरिया ए यूज़ कर लिया इसलिए यूज़ किया एरिया ए को, क्योंकि वहाँ पे जो शेप दी गई थी वो उसका एरिया हमें पहले से मालूम था या हमें पहले से बताया गया था। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया आपको सबको पता है, अगर इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर होगा, तो ये तो डिफाइन है। इस पूरे का एरिया आपको पता है ए स्क्वायर है। या मैं आपको कोई भी मान लीजिए सर्कल दे दूँ, तो सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होगा, सिंपल। ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, अगर मैं आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दूँ, आपसे पूछ ले कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स इससे कितना पास होगा आपको पता है, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया, आप निकाल लेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो ऐसी शेप जिनका एरिया आपको या तो पहले से पता है, डिफाइंड है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आप वहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे एरिया ए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी गिवन वैल्यू है वो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा एरिया दे दिया जाए जिसका ना तो आपको मालूम है और ना क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, कोई इरेगुलर शेप दे दे, ठीक है, मान लीजिए कोई शेप दे दी मेरे को इसने, तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या शेप है पता ही नहीं, तो इसका एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप एरिया तो नहीं पता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास कर गया, ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गया, ठीक है, तो इसका एरिया तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्मॉल एरिया में इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ऐसे स्मॉल एरियाज़ में इसको क्या कर लूँगा, ब्रेक कर लेता हूँ। अगर इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए ए कैप इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इसका ए कैप इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसको स्मॉल एरियाज़ में क्या कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसको स्मॉल एरिया में ब्रेक करेंगे और हर एक स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो मैंने ले लिया डी ए। कितना एरिया लिया है जी? डी ए। इसका एरिया कितना है? डी ए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, मान लीजिए एन एलिमेंट्स जो है इसके अंदर वो आ गए, तो हर एक का एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, डी ए कैप। इसका भी इसी डायरेक्शन में होगा, डी ए कैप। ठीक है, जैसे कि ये गिवन सरफेस मान लीजिए कोई भी इरेगुलर शेप है, इसका एरिया मेरे को नहीं मालूम और इसके अंदर मैं स्मॉल एरियाज में ब्रेक कर लूँ, तो इस पूरे का एरिया वेक्टर मेरे को पता है इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो तो मैं निकाल सकता हूँ। तो किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो इससे परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। और जो छोटे स्मॉल एरियाज मैंने ब्रेक किए वो भी तो इसी सरफेस पे हैं, उनका भी तो एरिया वेक्टर यही होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
ठीक है, तो वही चीज़ है, ये जो भी छोटे एलिमेंट्स हैं इन सभी का एरिया वेक्टर आपका इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इस पूरे कंप्लीट सरफेस का एरिया वेक्टर है। ठीक है, और हर एक का सरफेस एरिया मैंने क्या मान लिया, डी ए। हर एक का सरफेस एरिया मैंने क्या मान लिया, डी ए। वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये। अब इसके थ्रू, हर एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, ई। ठीक है, हर एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, ई, क्योंकि इस पूरे एलिमेंट, ये जो पूरा सरफेस आपके पास, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, ई। तो हर एलिमेंट के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास होगा, ई पास हो रहा है। तो अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूँ, पूरे एरिया, पूरा तो एरिया मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इसका एरिया पता है डी ए है। तो इस किसी भी एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट के थ्रू जिसका एरिया डी ए है, एरिया वेक्टर डी ए कैप इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलरली से पास कर रहा है। तो इसका फ्लक्स जो आएगा डी फाई, स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, जो कि हम वहाँ पे लिख रहे थे ई डॉट ए। तो इसका एरिया डी ए है तो ई डॉट डी ए बन जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का या तो आप फ्लक्स डी फाई निकालें और उनको ऐड कर दें, और अगर मैं इनको इतने छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर लूँ ताकि मेरे को इसको समेशन करने के बजाय क्या करना पड़े, इंटीग्रेशन कर दूँ, तो मेरे को ये टोटल फ्लक्स दे देगा थ्रू द गिवन एरिया। वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो किसी भी ऐसे सरफेस से फ्लक्स निकालना जिसका एरिया हमें पहले से नहीं मालूम, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे। ये किसी भी केस में आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी में रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, जिसका पता है हम उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ई ए कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ई डॉट ए। ठीक है, अब इसको कैसे न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करना है वो हम देखते हैं अभी न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है 3 × 10⁻³, डायरेक्शन आई कैप यानी एक्स एक्सिस में लगी हुई है। कैलकुलेट करना है आपको द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर सरफेस है जिसका एरिया कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब कैलकुलेट करना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास ये है, व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। फर्स्ट केस, जब उसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा तो कितना फ्लक्स निकलेगा। एंड व्हेन द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन, व्हेन द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। जब उसका नॉर्मल है उस प्लेन का, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो उस केस में उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा, या ई डॉट ए लिखते हैं, एंड एक होता है ई डॉट डी। दोनों की कंडीशन में देख लिए कैसे अप्लाई करना है। थीटा जो है वो एंगल होता है आपका एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसी फॉर्मूला पे बेस न्यूमेरिकल है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये CBSE 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर CBSE 2013। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमें एक्स एक्सिस में 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और एक स्क्वायर सरफेस है जो कि फर्स्ट केस क्या कह रहा है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन रखा हुआ है। तो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन कैसे बनाएंगे, ये मेरे पास देखिए यहाँ पे है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। यहाँ पैरेलल टू वाई जेड प्लेन बनाना है। तो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ये जो प्लेन है इसके पैरेलल किधर बनेगा, एक्स एक्सिस में जाएगा। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये कुछ प्लेन ऐसा है वाई जेड प्लेन, और इसके पैरेलल जब बनेगा तो पैरेलल अगर हम देखें तो पैरेलल कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर बनेगा ये प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है पैरेलल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास वाई जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है जी, वाई जेड प्लेन। इसके पैरेलल ये वाला प्लेन होगा। तो इस यहाँ पे आपका जो है वो प्लेन रखा हुआ है, ये मेरा प्लेन है, और स्क्वायर सरफेस एरिया है जिसका एरिया दिया है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। क्यों पास कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको एक्स एक्सिस में दिया है तो अगर आप देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाता हुआ नहीं दिखेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे ही होगा, ऐसे पास आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में। और इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका प्लेन है।
इस प्लेन के थ्रू कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। सबसे पहले मैं अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करूँ, इस प्लेन का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एन कैप ऐसे ही होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। यहाँ पे देखें एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इस केस में एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये होगा, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कोस ऑफ थीटा, ई ए कोस ऑफ थीटा। यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, डी ए वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, या इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जो होता था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये भी लगा सकते थे हम। ये इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे मेरे पास गिवन एरिया जो है वो बताया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर एरिया मेरे को बताया तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। एरिया कितना दिया आपको, एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा, थीटा कितना है जी, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया ये देखिए, 10⁻⁴ एंड 10⁻+4, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सारे, तो ये सिंपल आपके पास 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये बन जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका इस प्लेन से पास हो रहा है, ये जो प्लेन है मेरे पास। ठीक है, बड़ा सिंपल केस है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, जब इसका नॉर्मल जो है वो प्लेन, नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अभी जो एंगल 0 डिग्री था वो अब 60 डिग्री होगा। कैसे, देखिए अभी एन कैप अगर आप देखें इस प्लेन का तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो इसको इस तरीके से रखें, इस प्लेन को इस तरीके से रखें ताकि ये जो एन कैप है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री। तो जब मैं एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 60 डिग्री बना रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो अभी फर्स्ट केस में हमने 0 डिग्री पुट की थी, सेकंड केस में वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो जैसे ही आप 60 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट केस था मेरा, सेकंड केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वही 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एरिया 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर रहेगा, एंड कोस ऑफ 60 डिग्री, कोस ऑफ 60 डिग्री इज 1/2, कोस 0 डिग्री आपका 1 होता है, एंड कोस 60 डिग्री इज 1/2। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका हाफ 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर फ्लक्स। तो जब आप इसको एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे रखेंगे तो फ्लक्स जो है जब 0 डिग्री पे जितना था उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बड़ा सिंपल केस था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस। ठीक है जी, कुछ ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा जी, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो हम अभी लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू ए चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर the electric field component in the figure Ex is equals to alpha x power 1/2, अल्फा x पावर 1/2। ठीक है जी, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया है Ex, और EY EZ जो है इसके अंदर वो बताए गए हैं, EY इज इक्वल्स टू EZ इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ आपकी एक्स एक्सिस में लगी हुई है, इसका मतलब यही है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी सिर्फ एक्स एक्सिस में, और वो कुछ इस तरीके से दिया, अल्फा x पावर 1/2। यानी कि अगर यहाँ पे x आ रहा है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है,
ये यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है एंड अल्फा इज इक्वल्स टू वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कुलम मीटर पावर हाफ। ओके जी, ये आपको दिया हुआ है मीटर पावर माइनस हाफ। नाउ कंसिडर द क्यूब शोन इन द फिगर, कंसिडर द क्यूब shown in the figure। आपको एक फिगर दी गई है, उसके अंदर एक क्यूब है, ठीक है, उसको कंसिडर करते हुए आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, फिगर हम अभी बनाएंगे नीचे। कैलकुलेट फर्स्ट केस जो है आपका, कैलकुलेट सिंपल, एक ही केस लेके चलते हैं इसके अंदर। सेकंड केस नेक्स्ट टॉपिक पे बेस है तो वो हम अभी नहीं करेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं इसका सिंपल। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, सिंपली कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब के थ्रू आपको क्या निकालना है जी, फ्लक्स निकालना है। ओके, तो क्यूब कैसे दिया है वो हम बना देते हैं अभी। देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y एंड z। क्यूब आपका यहां बना हुआ है, कुछ इस तरीके से एक क्यूब बना हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्यूब है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जा रही है एक्स एक्सिस में और उसका जो वैल्यू है वो है ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स पावर 1/2। ओके, ये मेरे पास क्यूब है और इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है। ये हमारा टास्क है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखें इस क्यूब के 6 फेसेस है मेरे पास और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो दी गई है वो न्यूमेरिकल के अंदर इन्फॉर्मेशन ये दी है कि इसकी जो साइड है वो ए है, इस क्यूब की जो साइड है वो ए है और ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे ही रखा हुआ है। ये मेरे पास ओरिजिन है और ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे आगे रखा हुआ है। ठीक है, और इस ए की जो वैल्यू है वो दी है 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास सारी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है और अब इसका यूज़ करते हुए मेरे को क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल केस है। अगर आप ध्यान से देखें तो ई वाई और ई जेड कंपोनेंट इसने 0 दिए हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड एक्सिस कितनी है, 0 है। तो एक काम यहाँ से समझ आता है मेरे को कि क्या ये वाला फेस, ठीक है, दिस फेस, ओके, एंड ये सामने वाला फेस यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है, ये सामने वाला फेस, ये जो फेस है, ठीक है, और इसके अपोजिट जो पीछे वाला फेस है, ये 4 फेस अगर आप देखें ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके लिए जो एक्स एक्सिस में जब जा रही है तो वो इनके जस्ट पैरेलल जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस ऊपर वाले सरफेस से जाएगी तो इसको क्रॉस नहीं करेगी, इससे जस्ट ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही सेम केस नीचे वाले में, ठीक है, नीचे वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको क्रॉस नहीं, इसके जस्ट पैरेलल जाएगी। सेम इन
जो फेसेस है मेरे पास, सामने वाला फ्रंट फेस एंड बैक फेस जो है उनके थ्रू, तो बचे सिर्फ 2 फेस, ठीक है, एक ये वाला फेस और एक इससे पीछे वाला फेस, समझ गए, इस तरीके से दिस फेस और इसका जो अपोजिट फेस है ये, ठीक है। तो इन फेस के थ्रू ही आपका क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगा तो वो इस फेस को क्रॉस करेगा और फिर इस फेस को क्रॉस करेगा, इन दोनों फेसेस को ही क्रॉस करेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों फेसेस को क्रॉस करेगा तभी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। बाकी जो 4 फेसेस हैं उनके थ्रू ये पैरेलल निकल जाएगा, और जब पैरेलल निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो उनको क्रॉस करके नहीं निकलता सरफेस को, ठीक है। और जब वो सरफेस को क्रॉस ही नहीं करेगा तो फ्लक्स 0। तो हम ये कह सकते हैं इन 4 फेसेस के थ्रू जो मैंने किया, फर्स्ट, सेकंड, फ्रंट फेस, बैक फेस, 4 फेसेस के थ्रू जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, 0। बचे 2 फेसेस, इन्हीं के थ्रू आपका नेट फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो वही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इनको नंबरिंग दूं, दिस इज योर फर्स्ट फेस, इधर वाला जो है ये आपका फर्स्ट फेस है और ये आपका सेकंड फेस है, बाकी चारों से 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट फेस, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कोस ऑफ थीटा, यही होता है, ई ए कोस ऑफ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा एक्स पावर 1/2, अल्फा एक्स पावर 1/2। एरिया कितना आएगा इसका, एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ए साइड है तो ए स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया। कॉस ऑफ थीटा, थीटा अगर आप देखें तो सिंपल थीटा समझना हमें, थीटा क्या होगा, थीटा अगर आप देखें यहाँ से तो देखो इस फेस का, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, 3D सरफेस है या 3D आपके पास शेप है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा ऑलवेज। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगा, एन कैप, आउटवर्ड नॉर्मल। और इस सरफेस का जो है वो इधर आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप, ठीक है। तो इसको मैं अगर n1 कैप बोल दूँ और इसको n2 कैप बोल दूँ, ठीक है, नॉर्मल ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है। तो n1 कैप इस डायरेक्शन में है, n2 कैप इस डायरेक्शन में। तो अभी हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन ये है, नॉर्मल जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। फर्स्ट केस के लिए थीटा कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि आपका एन कैप इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कोस 180, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फाई 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, फाई 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा आपको गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम, एक्स पावर 1/2। एक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब ये है यहाँ पे कि ये फेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। तो अगर ओरिजिन से देखें तो ये फेस ए डिस्टेंस पे ही है, ये फेस यहाँ से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ ए होगी, ए स्क्वायर, ठीक है। एंड कोस 180 डिग्री, एंड कोस 180 डिग्री इज योर -1, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए सिंपल, अल्फा इज, अल्फा कितना हो गया अपने पास 800 न्यूटन पर कूलम। जो आपकी यूनिट्स हैं वो आप साथ साथ रखते चले, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। पावर -12, एक्स पावर यानी ए पावर 1/2 एंड ए पावर 2, 2 + 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5/2। तो ए की जो कंप्लीट पावर आएगी वो कितनी आ गई 5/2 एंड कोस 180 डिग्री इज -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/1 आ गया आपके पास। और ठीक है जी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो -1 में माइनस आगे ले लेता हूँ इस केस में, और ये हो जाएगा मीटर पावर 5/2, मीटर पावर 5/2, क्योंकि 0.1 मीटर है। अगर इसकी पावर 5/2 करूँगा तो मीटर की पावर भी कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे आप 800 × 0.1 ए की पावर 5/2, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यही आपके फ्लक्स की यूनिट होगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 5/1, ये क्या आ गया जी 5/1, यानी कि इस सरफेस से इस फेस से जितना फ्लक्स पास होगा वो हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आती है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड फेस की बात करूँ 5/2, सेकंड फेस यानी ये वाला, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है क्या, N2 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है,
एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा आपके पास, यहाँ पे 180 था, थीटा यहाँ कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे ही आप थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो अल्फा x पावर 1/2, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, एरिया कितना है a स्क्वायर है सेम, कोस 0 डिग्री, इस बार कोस क्या ले लेंगे हम 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है जी 1। तो ये आपके पास बचेगा अल्फा की पावर 800 न्यूटन मीटर पावर 1/2 -1/2 एंड कुलम, और यहाँ पे x पावर 1/2, ठीक है। x पावर 1/2 का मतलब यानी कि ये फेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखा है। अगर आप ये फेस ओरिजिन से देखें तो a डिस्टेंस पे तो ये फेस था, और इस फेस से इस फेस की दूरी कितनी है a, तो a प्लस a टोटल इतनी दूरी पे रखा है ये फेस आपका, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2a, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू इस बार कितनी पुट करनी पड़ेगी हमें 2a, यही याद रखने वाली बात है, 2a पावर 1/2, 2a पावर 1/2 एंड a स्क्वायर, और कोस दिस इज 1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास 800 एंड 2 पावर 1/2, ठीक है, और a की पावर 5/2 अगेन, और 0.1 पावर 5/2 इंटू मीटर पावर 5/2। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद ये आपके पास बनेगा 800√2 इंटू 0.1 पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास φ2, φ1 एंड φ2 दो वैल्यूज आ गई। φ1 इज द फ्लक्स ऑफ दिस फेस एंड φ2 इज द फ्लक्स ऑफ दिस फेस। फर्स्ट फेस का फ्लक्स φ1 है, सेकंड फेस का फ्लक्स φ2 है, बाकी चारों से 0 है। तो जब मेरे को टोटल निकालना है तो सारे फेसेस का फ्लक्स ऐड कर दूंगा, वो टोटल आ जाएगा इस क्यूब का, तो φ1 प्लस φ2 प्लस इन चारों का, तो इन चारों का तो 0 है, तो नेट जो है इन दोनों की वजह से आएगा φ1 प्लस φ2, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना निकलेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हम यहाँ से देख लेंगे। नेट फ्लक्स जो आएगा दैट इज φ1 प्लस φ2, तो φ आपके पास आ जाएगा φ1 प्लस φ2, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 चारों फेसेस के, φ4 φ5 एंड φ6 सभी के ऐड करेंगे। ये जो चार हैं इनके थ्रू तो कितना है फ्लक्स मेरा 0, बाकी ये दोनों बच गए φ1 एंड φ2, ये हमने कैलकुलेट किए। तो इनको जब पुट कर लेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा आपके पास 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। दिस इज योर फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस क्यूब सरफेस। तो ये हमारे पास फ्लक्स होगा इस केस में, ठीक है। तो समझने वाली बात यही थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्स एक्सिस में है तो चार फेसेस के थ्रू तो फ्लक्स अपने आप ही 0 हो गया, क्योंकि वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो उन चारों सरफेस से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस वाली वो पैरेलल क्रॉस करेगा, और पैरेलल निकलेगा तो वो इनके अंदर से क्रॉस नहीं कर रहा है, इस वजह से उनका फ्लक्स जो है वो 0। बाकी जो दो फेसेस बचे उन फेसेस के थ्रू ये परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, तो वहाँ से हम अलग अलग सेपरेटली निकाल लेंगे सरफेस 1 के थ्रू एंड सरफेस 2 के थ्रू, और इनमें भी देखेंगे कि एरिया वेक्टर जो है एक में तो अपोजिट है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक में सेम है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक केस में एंगल 0 डिग्री और एक केस में एंगल 180 डिग्री। वहाँ से फ्लक्स का कैलकुलेट किया, फिर टोटल निकालना है तो टोटल सबका ऐड कर देंगे। 4 का 0 था, 2 की वजह से आपका नेट फ्लक्स आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका NCERT सोल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है जी, NCERT का सोल्ड एग्जाम्पल है, और ये आपके पास CBSE 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक न्यूमेरिकल और देखूं, ठीक है, तो कैसा हुआ, इस बार ही हमारे पास क्यूब है, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है, क्यूब था, ये क्यूब के थ्रू निकाल रहे थे। जो नेक्स्ट केस है उसमें अगर मैं यहाँ पे क्यूब की जगह कोई और शेप यानी कि सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है, तो सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल केस है, जैसे ये केस था वैसे वो केस है। उसके अंदर बस वैल्यूज़ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास और क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो ये है, ए होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है,
ए होलो cylindrical box of length 1 meter and area of cross section दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर is placed in 3-dimensional coordinate system is placed as shown in the figure ठीक है, फिगर के अंदर दिखाया हमें किस तरीके से रखा हुआ है, ये बनाएंगे इस फिगर को, ठीक है। और लेंथ मेरे पास कितनी है जी 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है दैट इज 50x आई कैप। द इलेक्ट्रिक फील्ड E x इज इक्वल्स टू, या E सिंपल दिया आपको, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 50x आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 50x आई कैप, ठीक है, इज अप्लाइड इन द रीजन, then you have to calculate the net flux through the cylinder. Calculate net flux through the cylinder. सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है आपको ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल केस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जहाँ पे हमने क्यूब यूज़ किया था प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर, वहाँ पे आपके पास अब क्या है, सिलेंडर है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिया है। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है, ठीक है। और जो सिलेंडर है वो यहाँ पे बनाया, हमें बना के दिया है ऐसे। ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो दी है आपको 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना है वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दी हुई है E इज इक्वल्स टू 50x आई कैप। और क्या गिवन है इसके अंदर, ये भी ओरिजिन से आपके पास 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही रखा हुआ है। ओरिजिन से 1 मीटर रखा है और इसकी लेंथ भी कितनी है 1 मीटर, ठीक है। बस यही गिवन है इसके अंदर और आपको ये कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में लगी हुई है, आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस में लगी है। इस एक्स का मतलब ये नहीं कि एक्स एक्सिस में लगी है, यहाँ पे जो ये एक्स मल्टीप्लाई कराया गया है इस एक्स का मतलब नहीं होता कि एक्स एक्सिस में। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए आई कैप, जे कैप या के कैप यूज़ करते हैं, तो ये बताता है कि किस डायरेक्शन में है, आई कैप, जे कैप या के कैप। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँ इसके अंदर तो पता चलता है कि वो एक्स डायरेक्शन में है। ये एक्स ये बता रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है वो डिस्टेंस यानी एक्स एक्सिस के साथ जैसे जैसे एक्स के अंदर चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी आपकी चेंज होगी। तो यहाँ पे ये एक्स बता रहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब देखें कि इस सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसे जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, इसके थ्रू ऐसे पास आउट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हालांकि मैंने ये जो लाइनें बनाई वो यूनिफॉर्म वाली बना दी, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से इसके अंदर से पास कर रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास करेगा तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो अपना कर्ड सरफेस है इसका, इस कर्ड सरफेस के पैरेलल जा रहा है। तो यहाँ पे इतना जो एरिया है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होता तो इस सरफेस से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से ऐसे पास कर रहा होता। अब ये एक्स में है तो ऐसे जा रहा है सिलेंडर के अंदर से, ठीक है। तो ये एक तो ये सरफेस और एक हमारे पास ये वाला सरफेस, ये दोनों ही जो है नेट फ्लक्स देंगे, ठीक है। तो मेन ऐसे ही करना है हमें। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा जी, ई ए कोस ऑफ थीटा, ई ए कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोल दूँ इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो φ1 जा रहा है और इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना है φ2। तो नेट अगर मेरे को निकालना है φ नेट,
तो नेट कितना होगा, φ1 प्लस φ2, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि जो कर्ड सरफेस है उसके थ्रू तो कितना है, 0 है, तो फाई नेट कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, तो φ1 कैलकुलेट कर लेते हैं और φ2 कैलकुलेट कर लेते हैं। φ1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा है, φ1 अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50x, डायरेक्शन आई कैप है, एरिया कितना है इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और कोस ऑफ थीटा, इस बार थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और अगर एरिया वेक्टर यहाँ पे ये एरिया है क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो आउटवर्ड नॉर्मल अगर देखें तो एरिया वेक्टर इसका नॉर्मल आउटवर्ड ये बनेगा एन कैप, तो एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर आपका -x में, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री -1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा φ = 50 × x। ये सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखा है, x ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरफेस जो है इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x = 1 मीटर × 25, ठीक है, × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और ये होगा एक्चुअल में ये जो वैल्यू है इसकी अगर मैं यूनिट लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये बनेगी, न्यूटन पर कूलम होती है, एक नीचे मीटर हो रहेगा, ठीक है, न्यूटन कूलम पर मीटर। न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, तो ये मेरे पास हो जाएगा 50 × 1, x की वैल्यू 1, 25 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, कोस 180 डिग्री -1, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा भाई, अगर आप देखेंगे तो 50 × 25 25 5 125 1250 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम विद माइनस साइन। इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा -0.1250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये आपके पास आ जाता है φ1 की वैल्यू आ गई आपके पास इतनी। सिमिलरली अगर मैं φ2 कैलकुलेट करूंगा तो φ2 में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए φ2 जो है वो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट होगा, देखिए फॉर्मूला यही है, E cos ऑफ थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50x, x की वैल्यू ये सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है 1 मीटर, तो ये है, और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल हो गया 2 मीटर, तो 50 × 2 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है जी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 25 × 10⁻⁴ कोस ऑफ थीटा कितने, आप इस बार अगर इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर देखें तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कोस थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, और कोस 0 को क्या कर देंगे हम 1, यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा 1250 250 2500 × 10⁻⁴, और इसको भी अगर इतना ही रखें, ये पॉइंट में ना लेके अगर हम इसको डायरेक्ट इतना ही रखें -1250 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे रख लें, तो ये मेरे पास φ2 है और ये मेरे पास φ1 है, तो φ2 और φ1 जो मेरे पास दो वैल्यूज़ आई है इनके थ्रू कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2500 - 1250, तो कितना रह जाएगा ओनली 1250, तो जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ गया भाई 1250 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको आप लिख सकते हैं 0.1250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। ये भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आया है आपके CBSE 2013 के अंदर, दिस क्वेश्चन
जो है वो CBSE 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल्स थे कुछ इस पे बेस, ठीक है। और